नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन पूरे देश में सब चैनलों पर, सोशल मीडिया पर एक ही खबर छाई हुई है, वो है विकास दुबे का एनकाउंटर। लेकिन उसके अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी खबरें जो सीधे आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी ऐसी खबरें भी आ रही हैं, पर उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन यहां पर उन्हीं खबरों का हम सरल, सीधी, आसान भाषा में विश्लेषण करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं, सीधी वो खबरें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज दैट यू कैन यूज। और आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं और वो आज की खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं। और पवन, आज जो खबरें हैं, देखिए, मैं खबर के बजाय पहले विज्ञापन दिखा रहा हूं, आज थोड़ा सा बदल देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए, किया है ये, उसकी सेल्टॉस की फुल पेज एड है। थोड़ा आगे जाएंगे तो स्कोडा कारोक करके एक नई एसयूवी लेकर आ रहा है। Hyundai भी एक और मॉडल लॉन्च किया है, ऑरा। तो अभी तक खबरें हैं, और इस हफ्ते मैंने एक दो बार इसका जिक्र किया है कि भाई लोग गाड़ियां खरीदने के लिए थोड़े आतुर दिख रहे हैं, गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं, डिमांड बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट्स हैं। अभी आप उतनी गाड़ियों का उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं जितनी मांग है। तो इन विज्ञापनों की भरमार को आप किस तरह से देखेंगे? संक्रमण काल में, संकट काल में ये क्या संकेत दे रही है विज्ञापन? मुझे ये अच्छा लगता है संदीप, और अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि ये अच्छे संकेत हैं। रेवेन्यू के हिसाब से भी आप देखेंगे कि जो कस्टमर्स अट्रैक्ट करना है उसके हिसाब से भी आखिरकार एक संकट का दौर, देखिए, अगर खत्म नहीं हुआ है तो कम होगा धीरे धीरे, और नहीं होगा तो कम से कम लोग उसको नए माहौल में अडेप्ट करेंगे। और जो नई व्यवस्था पैदा हो रही है उसमें मेरा ये मानना है, बल्कि आंकड़े आपको ये बताएंगे, अगर अलग अलग सर्वे देखेंगे आप तो, कि लोगों को कई बार अट्रैक्ट भी किया गया है, कई बार फोर्स भी किया गया है कि पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल करिए, क्योंकि फर्ज करिए दिल्ली में मेट्रो नहीं चल रही है, तो लोग जो है वो शेयर्ड जो कारें हैं उसकी बजाय पर्सनल कारें इस्तेमाल करेंगे। तो विज्ञापन अगर आप देख रहे हैं, जिस चार का आपने एग्जांपल लिया, जैसे मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 4-5 अलग अलग कंपनियों के भारी भरकम विज्ञापन, कोई आधा पेज, कोई एक पेज हमने सभी बड़ी कंपनियां हैं ये। इसका देखिए, दो तरह की बातें होती हैं विज्ञापन की दुनिया में। एक तो अगर सर्कुलेशन चल रहा है तो आप जनता को, जो कस्टमर्स हैं, उसको रिमाइंड करने के लिए विज्ञापन देते हैं वो, और दूसरे सिचुएशन में आप तब विज्ञापन देते हैं जब आपको लगता है कि डिमांड बिल्कुल बॉटम पे चला गया है, तो ये करके आप कस्टमर्स को रिमाइंड कराते हैं और साथ ही साथ आप डिस्काउंट देते हैं। वो माहौल भी है, वो अभी मौका भी है, और मेरे ख्याल से लोगों की जरूरत भी है। तो अगर अभी गाड़ियां नहीं बहुत रफ्तार पकड़ रही हैं, तो भी मेरा ही मानना है कि इस विज्ञापन का, आप देखिए, फेस्टिवल सीजन अभी आएंगे, वो ऐसे भी लोग हैं जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं और जिनकी आमदनी खत्म तो नहीं हुई है, कम हुई है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे लोग इस विज्ञापन से अट्रैक्ट होंगे, और मेरे ख्याल से ओवरऑल आप देखेंगे तो एक पॉजिटिविटी का माहौल पैदा करता है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, जो ऑटो इंसिलरीज हैं उनकी बात कर लीजिए, या जो इस सेक्टर में मजदूर काम करते हैं उनकी बात कर लीजिए, आप और डीलर की बात कर सकते हैं, जो इस सूरत में जो बीच का एक ब्रिज है। तो इस सबके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा खुशनुमा माहौल पैदा करेगा जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है। तो यहां पर ये कुछ ग्रीन शूट्स दिख रही है, मांग है, ऑटोमोबाइल सेक्टर दिखा रहा है कि हाँ भाई मांग है, बल्कि उत्पादन उसको मैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर क्या है पवन, आज की बिजनेस स्टैंडर्ड की फ्रंट पेज की हेडलाइन है, इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक्स 35%, May contraction comes after record 57.6% fall in April। यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, हमारा औद्योगिक उत्पादन, आसान भाषा में कहूं, हमारी फैक्ट्रियों में कितना उत्पादन हो रहा है, कारखानों में कितना उत्पादन हो रहा है,
वो पिछले साल के मुकाबले इस साल मई में 35% कम है, लेकिन ये अप्रैल में लगभग 57.5% कम था। इसे अच्छा माने बुरा माने? बेशक इसको अच्छा मानेंगे तो आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हुआ है। मैं देखिए, मेरी चिंता एक और है। अभी जैसे आपने मई का एग्जांपल दिया, आप उन्हीं अखबारों में है कि भाई साहब 15-20% और माइनस में जा सकता है जून में। मेरा ये मानना है कि जो देखिए आप बहुत ही लोकलाइज्ड और पॉकेट्स में जो लॉकडाउन देख रहे हैं, मुझे समझ में अभी नहीं आ रहा। थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा जब वी ऑल गो अलोंग। समझ में ऐसे नहीं आ रहा है कि जगह जगह, जैसे यूपी में मान लीजिए 3 दिन का लॉकडाउन है, पुणे में लॉकडाउन है, ये सब। अब ये पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कुछ चेन्नई में लॉकडाउन है। तो इस तरह के जो लॉकडाउन अभी हुए हैं, जो अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं मई वाले डेटा में, तो इस नए माहौल में मतलब इस नए महीने में जून में क्या रहेगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि पॉकेट्स में आप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका भी फर्क पड़ेगा। तो जो एक तरह से अपबीट, जो कहीं लॉकडाउन नहीं होता, सब जगह उत्पादन हो रहा था, तो शायद आईआईपी में वो अपबीट नहीं होगा जो इस लोकलाइज्ड जो पॉकेट्स में लॉकडाउन हो रहे हैं इसके होने से। तो मेरे ख्याल से असमंजस की, पवन, बहुत अहम पॉइंट उठाया है आपने। असमंजस की एक स्थिति भी है क्या? देखिए, कल देर रात तक का जो आंकड़ा जो सरकार जारी करती है 7,93,000 केसेस, तो आज अब हम जब बात कर रहे हैं ये 8 लाख पार कर चुका है, 8 लाख से ऊपर आ गया। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी 3 दिन पहले, मैंने इस खबर का विश्लेषण भी किया था कि कर्व फ्लैटन हो गया क्योंकि हमने शुरुआत में बड़े सख्त कदम उठाए। फ्लैटन कहां हो रहा है? 2 दिन पहले 25,000 केसेस, 4 महीने की सबसे बड़ा उछाल हमने देखने को मिला। अब जहां हम बैठे हैं नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, आप तो फरीदाबाद में हैं, नोएडा में उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया, वीकेंड लॉकडाउन। आपने सही कहा, मुंबई, पुणे, चेन्नई का जो जिक्र किया है। तो ये जो लॉकडाउन को लेकर एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए ना, ये असमंजस बनाए रखती है सरकार, खुद कंफ्यूजन फैलाती है। देखिए, असमंजस की स्थिति तो है। आपने देखा कि जो 2 लॉकडाउन हुए 21 दिन के, उसके बाद मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने शायद इसको या ब्लेम मैं नहीं कहूंगा, कोई और शब्द इसके जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लीजिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह राज्यों को भी अधिकार दिए जाएं उनके अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, कि लॉकडाउन वो अपने हिसाब से तय कर सकें। और ये स्टेट को इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी। अब स्टेट को यह एहसास हुआ कि सब बढ़ रहा है, अब क्या करेंगे आप ऐसी सिचुएशन में जब लगातार नंबर बढ़ रहे हों? तो आप लोकलाइज्ड लॉकडाउन को आपने एडॉप्ट किया। आपने आप चेन्नई आप देखेंगे, आप जैसे पुणे का एग्जांपल मैंने दिया, कुछ और भी जगह हैं, मैं बिहार का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे लिए ना के बराबर है, लेकिन इस लोकलाइज्ड प्रोडक्शन में भी, लोकलाइज्ड जो लॉकडाउन है, इसमें प्रोडक्शन इससे अफेक्ट होगा। और ये आप देखेंगे जब अभी जून के आंकड़े आएंगे, अभी जब जुलाई के आंकड़े आएंगे, तब कुछ जून के 4-5 दिनों पहले जैसे चेन्नई में पहले हो गया, तो अब जब जुलाई के आंकड़े देखेंगे तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जून की तुलना में जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय या तो फ्लैट रहे या बहुत मामूली बढ़ोतरी उसमें हो। मुझे डर इस बात का है। बिल्कुल ठीक बात कही है। और देखिए, ये कंफ्यूजन का जो आलम है ना, एक और अहम खबर है जी, ये सीधी अर्थव्यवस्था है, आपकी जेब से जुड़ी खबर नहीं है, लेकिन ये आप पर इंपैक्ट करती है। ये दरअसल आपसे जुड़ी खबर है और ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल संकट काल, संक्रमण काल में पवन क्या हो रहा है कि क्लेम्स बड़ी की जा रही हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमने वैक्सीन बना दी, सरकार की एजेंसी ICMR कहती है 15 अगस्त तक हम कर देंगे। हो हल्ला हुआ कि वील बिकम अ लाफिंग स्टॉक। अरे भाई, हमारी रिसर्च पर सवाल उठने लगेंगे, तो कहा कि नहीं, लाल फीताशाही काटने के लिए हमने 15 तारीख मुकर्रर कर दी थी। अब दरअसल क्या हुआ है, नो कोविड वैक्सीन अपीयर्स पॉसिबल बिफोर नेक्स्ट ईयर, हाउस पैनल टोल्ड। आसान भाषा में दर्शकों में बता रहा हूं, CSIR जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की प्रीमियर एजेंसी, CSIR ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये बताया है कि ये देखिए जी, ISMR कुछ भी कहता रहे, ICMR अगले साल तक, अभी अगले साल से पहले
वैक्सीन बनने की कोई संभावना नहीं दिखती है। तो हमें क्लियर होना चाहिए, लोगों को भरमाना नहीं चाहिए या फॉल्स होप नहीं देनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो अब देखेंगे शुरू से, जैसे जब से ये बीमारी आई है या पीछे के भी कई ऐसे मौके, उसकी चर्चा नहीं करना चाहेंगे, बट लेकिन अब अगर आप ये देखेंगे इन मामलों में, लॉकडाउन के बाद या कोविड के विषय में या कोविड में अस्पतालों की सुविधा के मामले में या मरीजों के लिए बेड्स बढ़ाने के, ये सारे केसेस आप देखेंगे तो लगेगा आपको, एकदम बारीकी से देखेंगे तो गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां, गवर्नमेंट में जो लोग नीति नियंता हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में काम करते हैं, वो सब एक लूप में रहकर बातें नहीं कर रहे हैं। अलग अलग भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलग अलग मैसेज जा रहे हैं, उस पर अलग अलग फैक्ट्स दिए जा रहे हैं। डॉक्टर पॉल का जैसा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, उनको क्या जरूरत थी ये बोलने की? इसकी जरूरत ही नहीं थी किसी को भी। जब आपको सच में 18 मई कह दिया खत्म हो जाएगा कोरोना, किसी भी किस्म की डेफिनेटिव बातें बोलने से दूर रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे आईसीएमआर को कोई डेट देने की जरूरत नहीं थी, इस पर आप चुप रह सकते थे, इस पर आप बेहतर काम कर सकते थे, और जब आप सफल होते तो सीधा आप अनाउंस करते। देखिए ये कोई एग्रीकल्चर स्कीम नहीं है कि 15 अगस्त को आप लॉन्च करेंगे। हाँ। ये इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ केस है। हेडलाइन ग्रैबिंग से दूर रहना चाहिए ऐसे नाजुक मौके पर। हाँ, तो ऐसे में ऐसी बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के एजेंसियों पर से लोगों का विश्वास कम होगा। ये सत्ता के लिए, ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। और इसी में देखिए, इसी कड़ी में संकट काल, संक्रमण काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स कौन है? सबसे आगे इस लड़ाई को कौन लड़ रहे हैं? वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है जो हॉस्पिटल्स में। और इनके लिए कहा गया था, इनकी अगर मौत होती है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख का बीमा उनके लिए तय किया गया था। लेकिन हुआ क्या है पवन, कि 82 हेल्थ केयर वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी, जिन्होंने जान दे दी आपके लिए, मेरे लिए, देशवासियों के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जान दे दी, उनमें से 63 को पैसे ही नहीं मिले हैं उनके परिवारों को। तो ये चीजें भी हमें इंश्योर करनी होंगी। ये मुश्किल वक्त है, लोग लड़ रहे हैं, स्टाफ आ रहा है। अब बहुत सरकारों ने सख्त कार्रवाई भी की है कि जो हॉस्पिटल में नहीं आ रहे, रिपोर्ट नहीं कर रहे, बहाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन हम सलाम करते हैं उन डॉक्टरों को, उन नर्सेज को जो काम कर रहे हैं अपने परिवार का ख्याल रखे बिना भी, उनकी परवाह किए बिना भी औरों का ख्याल रख रहे हैं। पर अगर 63 को, 82 में से 63 के परिवारों को बीमा ना मिल पाए, राशि ना मिल पाए, ये एक चूक है। देश में इतनी समस्याएं हैं और इतना हमारा अप्रोच बिल्कुल ऑर्डिनरी और कई बार बहुत कैजुअल होता है। जो सरकार में जिम्मेदारी में बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो कई बार चीजें देर से होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, कई बार पता ही नहीं चलता है। जो इस पर डिसीजन ले सकते हैं उन्हीं को नहीं पता होता है करना क्या चाहिए। मेरे ख्याल से जो मुद्दा भी आपने उठाया है इम्पोर्टेंट है और ये देश हित से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप नहीं डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ हैं, उनसे जो रिलेटेड एक्टिविटीज में लिप्त हैं, उनको अगर नहीं उनकी केयर करेंगे तो कायदे से आप पूरा सेंटिमेंट खराब करेंगे। उनके काम करने का जो जज्बा है, जो स्पिरिट है, उसको खराब करेंगे और लिहाजा इसका नुकसान होगा हमारा लॉस ऑफ लाइफ में। तो इस पे इस मुद्दे पे सरकार के पास संज्ञान में ये बात है। मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो जो शिकायत है कि इतने लोगों को नहीं मिल पाया है, इस पे किसी न किसी लेवल पे एक प्रयास शायद चल रहा है, जो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर आपको ला के दे सकता है। और क्योंकि ये आपने ये मुद्दा उठाया, तो जो और इसके माध्यम से भी सरकार शायद इसका संज्ञान ले और इनको भी बेनिफिट पहुंचे, जैसा कि नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल, ये सीमलेस होना चाहिए ना, ये सीमलेस होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी बनाइए कि यहाँ पर ऐसी खबरें रिपोर्ट करने का मौका ही ना दिया जाए, ये अपने आप में काम हो जाए। अब एक और खबर जिसको मैं लगातार उठा रहा हूं, खबर आई थी आप ही के राज्य बिहार से, भागलपुर, वहाँ पर मुसिहारी टोला में दिखाया गया था कि जो बच्चे मिड डे मील स्कीम
कि स्कूल में जाओगे वहाँ पर खाना भी आपको मिलेगा। स्कूल बंद हैं संकट काल, संक्रमण काल के चलते, तो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि वहाँ पर बच्चे अब कचरा उठाने, कचरा बीनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दे आर टर्निंग इनटू रैग पिकर्स। तो नीतीश कुमार ने, और मैंने इस बात की तारीफ की थी, नीतीश कुमार सरकार ने फौरन संज्ञान लिया और इन छात्रों या उनके अभिभावकों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की बात की। 8 किलो चावल देने की बात हुई, अब वो चावल पहुंच गया है। आज की हेडलाइन है ये। दीपांकर घोष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भागलपुर चिल्ड्रन गेट राइस एंड कोट एंड कोट फाइनली समथिंग हैज बीन डन फॉर अस, यानी कि कुछ तो किया किसी ने हमारे लिए। लेकिन इसी से जुड़ी एक खबर अब कर्नाटक से आ रही है। देखिए, मिड डे मील स्कीम देश भर में 11.5 लाख स्कूल हैं, पर उसमें से कुछ ही स्कूल खुले हुए हैं, बाकी बंद हैं। तो मिड डे मील नहीं पहुंच पा रहा है बच्चों के पास। अब क्या है, ये खबर कर्नाटक का उदाहरण दिया गया है इसमें। मिड डे मील्स आउट, लॉसेस पाइल अप फॉर डेयरी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज। अब हो क्या रहा है कि दूध 150 से 125 मिलीलीटर दूध दिया जाता है बच्चों को, अंडा भी कहीं दिया जा रहा है। अब जो लोग सप्लाई कर रहे थे उनका करार होता था इतना दूध देंगे। अब जब स्कूल ही नहीं खुल रहे, वो दूध नहीं दे पा रहे, तो इनको जो प्रोवाइडर्स हैं इनको नुकसान हो रहा है। ये चेन तो हमें बनाए रखनी है ना, ये सभी की, केंद्र हो राज्य सरकार, ये तो जिम्मेदारी है। यही तो संकट काल में करना होता है सरकारों को। हमारा देखिए, इसमें बहुत वेरिएशन देखेंगे। अलग अलग स्टेट में जो मिड डे मील में काम होता है, जैसे अपने प्रोविजन करने की बात कही, इसमें बिल्कुल सीमलेस कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी इस संकट के काल में अभी क्या व्यवस्था करनी चाहिए थी आपको, ये जैसे आपने बोला कि नीतीश कुमार ने कर दिया है, नीतीश कुमार ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। बिहार की बात अभी नहीं करिए, बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं, वो तो है, चुनाव के चलते वहां तुरंत फुरत कार्रवाई हुई है। बाकी राज्यों में चुनाव नहीं है, तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं। तो क्या होता है कि जहां चुनाव होता है वहां पे ना आइडियाज बहुत आते हैं, और आइडियाज पे तुरंत एग्जीक्यूशन भी उसका तुरंत होता है, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करना होता है वोट में। तो बिहार की बात, कर्नाटका से उसकी तुलना अभी नहीं करिए। लेकिन यह है कि यह बात जरूर है कि कर्नाटका में अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म आपको तुरंत डेवलप करना चाहिए। क्योंकि आप ये किसी की, जब आपने प्रोविजन किया साहब मिड डे मील, कोई आप किसी को आप अपने विम्स एंड फैंसीज पे गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आपने प्रोविजन किया हुआ है, तो उस तक पहुंचनी चाहिए। आपको कोई एक ऑल्टरनेट चैनल आपके पास होना चाहिए जिसके जरिए आप वहां तक इन चीजों को पहुंचा सकें। तो जो आप देख रहे हैं कि प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं वो भी उहापोह की स्थिति से निकल पाएंगे। तो जितना स्विफ्ट एक्शन लेंगे आप, उतना ज्यादा आपको फैसिलिटीज एक्सटेंड करने के लिए जो इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं उतना बेहतर होगा। तो इसमें अलग अलग स्टेट में आप देखेंगे जो रिस्पॉन्स टीम है वो उसमें जितना वक्त लगता है वो भी देखेंगे, तो उसमें आपको अलग अलग टाइम दिखाई देगा। कर्नाटका में मैं ये मान के चलता हूं कि कर्नाटका में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो शायद उसका कोई जल्दी से हल निकालने की कोशिश हो। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और एक और खबर, अब ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई, और एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार कुछ अगर कहते हैं पवन, तो उसे गंभीरता से हमें लेना चाहिए। सरकार की तरफ से भी कुछ संकेत मिल रहे हैं और वो सरकार को संकेत भी दे रहे होते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अब वो क्या कह रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट एक्सटेंशन ऑफ जनरल मॉरेटोरियम, कि जो ये ब्याज मत दीजिए, ईएमआई आप डिले कर दीजिए, कि ये लगातार नहीं चल सकता है। और क्यों नहीं चल सकता, अब ये बयान पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ब्याज दरें 0 तक भी आ जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आने लगेंगी। हमने ब्याज दरें घटाई हैं, फिर भी अभी इन्वेस्टमेंट, निवेश नहीं आ रहा है। तो ग्रीन शूट्स की हमने बात की, आज पॉजिटिव खबरों से बात की थी, लेकिन रजनीश कुमार की बात को अगर मैं सही समझाऊं, वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें बहुत कुछ और करना होगा, और ये छूट देने से काम नहीं चलने वाला है कि आप छूट देते रहो कि भाई ईएमआई मत दो, 3 महीने की हो गई, 3 महीने और, ये लगातार नहीं चल सकता, क्योंकि ब्याज दरें चाहे घटती भी रहें, अभी लोग निवेश करने को तैयार नहीं है। अब थोड़ा इसको और आसान भाषा में समझाइए। सबसे पहले संदीप, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग
कि लगातार ये मांग हो रही थी, बल्कि मैं ऐसे कहूंगा कि 2-3 पब्लिकेशंस ने कल ये खबरें भी मार्केट में, बल्कि स्टॉक मार्केट तक को ये बात की पता चला, इस बात का पता चला कि इसको बढ़ा करके दिसंबर तक करने के ऊपर मांग आ रही है, या उस तरह के फीलर दिए जा रहे हैं। तो रजनीश कुमार के बोलने के दो अर्थ समझिए। रजनीश कुमार इस बैंकिंग जगत के नेता हैं, और नेता है से मतलब मेरा हुआ कि सबसे बड़े बैंक के प्रमुख पद पे हैं। उनके बोलने का अर्थ ये होता है कि वो एक तरह से कहें तो मैसेज देकर ये सेट करना चाहते हैं कि साहब अगर इससे ज्यादा आप करेंगे तो आप अब तो बैंकों के लिए कहते हैं एक बर्दाश्त के बाहर की लिमिट हो जाएगी। बैंक कितना ले पाएंगे। तो जहां ध्यान दे रहे हैं आप, उससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि साहब इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आ रहा है तो बैंकों के इंटरेस्ट कम करने की अपनी एक लिमिट है। तो मुझे ये लगता है कि इसका दो अर्थ अभी तुरंत आ रहा है कि एक तो ये कि शायद रजनीश कुमार की बातों पे अमल करते हुए बाकी बैंक रजनीश कुमार के अम्ब्रेला के नीचे आके ऐसी मांग रखेंगे तो शायद ये आगे एक्सटेंड ना हो, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पे ध्यान दिया जाए, बजाय कि इंटरेस्ट रेट। और एक्चुअल प्रॉब्लम देखिए, दुखती रग अगर मैं पकड़ पाया हूं पवन, आप मुझे बताइएगा, दर्शकों को समझाइएगा। सब बैंकों की दुखती रग ये है कि भाई 3 लाख करोड़ एमएसएमई को दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो। ये जो तरलता दी गई है ना, लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है, ये मॉनेटरी पुश है, फिस्कल पुश तो है नहीं जो 20,97,000 करोड़ की मई में बड़े गाजे बाजे के साथ घोषणा की गई थी। बैंकों की दुखती रग ये है कि एनपीएज ना हो जाए, पैसे दे दिए वापस लौटेंगे नहीं तो हमारा भट्टा बैठ जाएगा। और उसी का इशारा बिजनेस स्टैंडर्ड ने उनकी एक और टिप्पणी छापी है। आई डोंट वांट टू साउंड टू ऑप्टिमिस्टिक ऑन द एनपीए फ्रंट, मतलब मैं ज्यादा आशावान मतलब घोषणा नहीं करना चाहता हूं, बात कहना नहीं चाहता हूं एनपीए के बारे में, बट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ आवर बुक्स आई एम नॉट ओवर वरिड। वो कह रहे हैं अभी मुझे चिंता नहीं है, पर वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन चिंता किसे है? अब उदय कोटक बड़े बैंकर हैं, बैंकिंग सेक्टर के वेटरन हैं, वो क्या कह रहे हैं कि 40% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर्स कैपिटल बेस कुड बी इंपैक्टेड if 4 to 5% of their loans turn bad due to COVID, कि 40% कैपिटल बेस बैंकों का प्रभावित हो सकता है अगर 4-5% भी एनपीएस हो गए जो लोन आपने दिए हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर देखूं, अब बैंकों में डर होने लगा है कि पैसा तो दे रही है, वापस भी आएगा। एनपीए है, देखिए ये बिल्कुल तय है कि एनपीए की कोई अच्छी शक्ल आपको नजर नहीं आएगी। अच्छी शक्ल से मेरा मतलब हुआ कि एनपीए एक सर्टेन परसेंटेज तक एनपीए अगर है तो ठीक है, चलिए वो चलता है इंडस्ट्री में, लेकिन उससे ज्यादा अगर है तो बैंकों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आप इस बात को अभी गांठ बांध लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ेगा, प्राइवेट को छोड़ दीजिए, प्राइवेट का कम बढ़ेगा क्योंकि वो रिस्क इतना नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, वो दे ही नहीं रहे हैं लोन। तो सरकारी बैंकों की एक तो सरकारी बैंकों का ऑब्लिगेशन है, सरकार ने बोला है तो आप उसको लोन इतना डिसबर्स आपको करना पड़ेगा, इतना सैंक्शन करना पड़ेगा, एक सर्टेन परसेंटेज। अब उसमें मेरी चिंता का विषय यह है कि अगर यही रहा तो सरकार को अभी से नहीं तो 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या 8 महीने बाद फिर से सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन करने की नौबत आएगी। अगर वो आएगी तो वो ज्यादा चिंता का विषय होगा। नहीं, वो तो संकट काल से पहले ही रिकैपिटलाइजेशन की मांग तो उठ रही थी। आसान भाषा में कहूं कि बैंकों को पैसे की जरूरत थी, सरकार वो दे नहीं रही थी। रिकैपिटलाइजेशन की मांग तो कोरोना काल से पहले उठा दी थी बैंकों ने। नहीं, जो देखिए जो ऑलरेडी जिसका प्रोविजन किया जा चुका है उस पे बात हम नहीं कर रहे हैं, वो सरकार को आज न कल उस पे उसको देंगे। लेकिन इसमें अभी जब इनकर करेगा एनपीए तो आगे चल के भी देखिए बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन देश में नहीं, कहीं भी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात होती है। अब आप ये देखिए कि जब उसको रिकैपिटलाइजेशन करेंगे तो ये बाजार के लिए उसके लिए बड़ी खबर होती है। आप जब बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन करेंगे तो क्योंकि बैंकों के पास जब पूंजी नहीं रहेगी, आप उसको वो शॉक सस्टेन नहीं करेंगे तो सरकार को उसको रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा। और जब सरकार उसको रिकैपिटलाइज करेगी तो आप ये देखेंगे अभी से नहीं तो 6 महीने बाद, क्योंकि चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, जब देना पड़ेगा वो सबसे बड़ी बात होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी हाँ। अभी अभी तो एनपीए साहब को छुट्टी मिली थी, कम करा था। हाँ। आप ये सरकार डंका है उसी पे पीट रही है कि साहब हमने तो बैंकों में एनपीए कम किया, फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे। फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसका भी निदान, इसका भी हल निकालना होगा। सरकार को भी और बैंकों को भी साथ मिलना होगा और मशक्कत करनी होगी, थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए आसान और सरल भाषा में। तो आज का मनी मंत्र में इस हफ्ते बस इतना ही। नमस्कार।